जय हिंद। हिंदी अखबार विश्लेषण में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज बुधवार 28 सितंबर 2022 हिंदुस्तान अखबार से शुरू करते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं niranjan_das.official। यूट्यूब पे, फेसबुक पे जुड़िए, ट्विटर पे जुड़िए, इंस्टा पे जुड़िए। आप जुड़िए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब आप वीडियो एंजॉय करने के बाद करना, या अच्छा लगे तो कर देना। दोस्तों, आज दुर्गा पूजा का नवरात्रा चल रहा है, उसका तृतीय चंद्र घंटा का मैया का पूजा किया जा रहा है संपूर्ण देश में। सभी देशवासियों को हमारी टीम की तरफ से हार्दिक बधाई। हिंदुस्तान अखबार से शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या कुछ है हिंदी अखबार विश्लेषण में। करंट अफेयर्स के लिए हमारी टीम का प्रयास, आपके लिए, आपकी सफलता के लिए, आने वाले एग्जाम्स के लिए। दोस्तों, बहुत बहुत आप लोगों का शुभकामनाएं हैं। अच्छे से एग्ज़ाम्स दें और कोशिश करें रिजल्ट हो, आप अपनी जगह लें, आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करें। इससे एक करियर को नई ऊंचाई मिलेगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी टीम की तरफ से। तो शुरू करते हैं दोस्तों हिंदुस्तान अखबार से। पशु चिकित्सा पदाधिकारी व मत्स्य विभाग पदाधिकारियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री का ऐलान। बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान नीतीश कुमार जी के द्वारा ये वितरण समारोह अध्यक्षता में किया जा रहा है। आपके सामने बिहार में लाखों पदों पर जल्द होगी बहाली। बिहार में लाखों पदों पर जल्द होगी बहाली। बहुत तरह के क्षेत्र में बहाली निकलने वाला है। दोस्तों, आप लोग बी वेयर अबाउट इट, बिल्कुल अलर्ट रहे। जिनको नियुक्तियां चाहिए, जो बेरोजगार हैं, योग्यता रखते हैं, कंसिस्टेंसी है, आत्मबल है, आप परीक्षा में अपियर होके क्वालिफाई करके अपना स्थान सुनिश्चित कराने का अपने पे भरोसा है, वो ज़रूर इन पदों के लिए बिल्कुल सतर्क रहें। बहाली होती रहेंगी। अभी फ़िलहाल आपके साथ niranjan_das.official यूट्यूब पे निरंजन दास द्वारा प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। तो आप चैनल से जुड़िए मित्रों, दोस्तों, जुड़िए, आपको अच्छा लगेगा। करंट अफेयर्स के लिए और वेरियस क्लास हमारे चैनल पे हमारी टीम मेहनत कर रही है। उसके लिए इंग्लिश न्यूज़पेपर एनालिसिस रिव्यू शुरू होने वाला है 10:15 बजे या 10:30 बजे, टाइमिंग इसी के आसपास रहने वाला है। तो आप लोग अपनी राय भेजें, ज़रूर भेजें। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? 7823 पदों पर बहाली के लिए कैबिनेट की मंजूरी। 2007-8 से ही कृषि रोड मैप पर हो रहा है काम। 2007-8, जैसा कि 2005 में नीतीश कुमार जो बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो पहली बार अपना मुख्यमंत्री का पद संभाले थे बिहार प्रदेश में। उसके बाद 7-8 से ही कृषि रोड मैप पर काम हो रहा। काम 7,62,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन अभी हो रहा है बिहार में। ये डाटा वीवीआई डाटा है, ध्यान में रखने की ज़रूरत है। कहीं आपसे पूछा नहीं जा रहा है, लेकिन इस डाटा से उत्पादन जो बिहार स्टेट का जो वृद्धि दर होता है, एस डोमेस्टिक ग्रोथ रेट जो स्टेट का होता है, डीजीपी ग्रोथ रेट होता है, उसमें इसका कैलकुलेशन करने में आसानी होती है। तो हम लोगों को बारीकी से सारे इकाई पे ध्यान देने की ज़रूरत है। जो डोमेस्टिक ग्रॉस रेट में स्टेट का जो जितने इकाई है, तो कितनी कंट्रीब्यूशन होती है, तो इसके लिए भी वेयर अबाउट इट ध्यान रखेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे, बेसिक्स होगा। इंडियन पॉलिटी का क्लास मिलेगा। आईएएस इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस के लिए गेट का क्लास शुरू होने वाला है यहाँ पे। उसके बाद इंडियन पॉलिटी का क्लास होगा, साइंस होगा, बहुत सारे क्लासेस मिलने वाला है। हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नेक्स्ट आगे क्या कुछ है देखते हैं। नवचयनित 477 अफसरों को मिला नियुक्ति पत्र।
283 पशु चिकित्सा पदाधिकारी को नियुक्ति पत्र, 283 पशु चिकित्सा पदाधिकारी नियुक्ति पत्र मिला। 194 मत्स्य विभाग पदाधिकारी को मिला नियुक्ति पत्र 194 और 283 पशु चिकित्सक पदाधिकारी ऑफिसर्स को नियुक्ति पत्र दिया गया है। तो क्या कुछ है नेक्स्ट, बिहार में लाखों लोगों को नौकरी दी जाएगी। मंगलवार को ज्ञान भवन में आयोजित नवनियुक्त पशु चिकित्सा पदाधिकारी एवं मत्स्य विकास पदाधिकारी के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुपालन विभाग में जिनकी बहाली हुई है उनको नियुक्ति पत्र मिला है, इनकी पोस्टिंग भी कर दी गई। पशुपालन विभाग में और बहाली होनी बाकी है। न केवल पशुपालन विभाग बल्कि बिहार के अन्य विभागों में भी बहाली होंगी, जैसा कि अभी आपको सूचना प्रेषित किया गया है। बहुत सारी विभाग में बहाली होने वाली है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी आगे उनके परिप्रेक्ष्य में सूचना प्रसारित किया जाए। कृषि रोड मैप की चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि वर्ष 2007-8 से ही काम हो रहा है। विशेषज्ञों की सलाह से तैयार कृषि रोड मैप से फसल उत्पादन बढ़ा है, खेती बढ़ी है। न केवल कृषि बल्कि पशुपालन के क्षेत्र में भी काम हुआ है। वर्ष 2007-8 में 2,79,000 मीट्रिक टन मछली का उत्पादन हुआ था, जो अब बढ़कर 7,62,000 मीट्रिक टन हो गया है। दूध के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। समारोह में 477 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इसमें 283 पशु चिकित्सा पदाधिकारी और 194 मत्स्य विभाग पदाधिकारी थे। मुख्यमंत्री ने इन अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए। मौके पर उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और पशुपालन मंत्री मोहम्मद आफाक आलम, पशुपालन मंत्री कौन है? मोहम्मद आफाक आलम। ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान रखना जरूरी है इन पॉइंटों को बिवेयर अबाउट इट। इनको पशुपालन मंत्री कौन है मित्रों? दोस्तों पशुपालन मंत्री मोहम्मद आफाक आलम आरजेडी के हैं, आरजेडी के ये विधायक हैं। आपको कमेंट करके बताएंगे इनका विधानसभा क्षेत्र, कमेंट करके बताइए, वरना बिवेरा हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको जवाब मिलेगा, सारे सवाल का जवाब मिलेगा। रूप से कुछ अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिया। नियुक्ति पत्र देने के साथ ही सीएम ने नव नियुक्त अधिकारियों को कहा कि काम करने का मौका मिला है तो काम करिएगा। बिल्कुल, मौका मिला है तो काम करिएगा। सरकार की योजनाओं का लाभ लोगों को कैसे मिले इसकी कोशिश करिएगा। 76% आबादी, 76% कहा जा रहा है, कंटेक्स्ट देखिए, फीसदी आबादी कृषि व पशुपालन से जुड़ी है। इस बिहार प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहा जा रहा है 76%, मतलब बाकी बचे 24% जो आबादी है वो दूसरे तरह सेक्टर में काम कर रही है, लेकिन 76% आबादी कृषि व पशुपालन से जुड़ी हुई है इस प्रदेश में। इसकी गंभीरता से अपने दायित्व का निर्वहन करें, मुख्यमंत्री जी का कहना है। तो नेक्स्ट आगे क्या है, 78-27 पदों पर बहाली के लिए कैबिनेट की मंजूरी। विभिन्न विभागों में 78-27 पदों पर बहाली होंगी। इन पदों के सृजन की मंजूरी राज्य कैबिनेट ने दे दी है। इनमें 75 से 95 पदों पर संविदा मतलब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, संविदा के आधार पर बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त होगी। मतलब इतने पदों पर पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किया जाएगा कि काम करके अपना परफॉर्मेंस दिखाइए, फिर उसको परमानेंट बहाली कहते हैं। परमानेंट आपको राज्य की अस्थायी कार्यकारी आपको पद पर दिया जाएगा। तो पहले संविदा के आधार पे कितना, 75 से 95 पदों पर संविदा के आधार पर किन विभागों में बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अंतर्गत नियुक्ति होगी। शेष 228 पद अस्थायी पद होंगे। शेष मतलब 78-27 पदों के बारे में कहा जा रहा है। 75 से 95 पद संविदा पे बहाली होगी, 228 अस्थायी पद होंगे। शेष बचा 75 से 95 पदों के बाद 228 पद बच जाता है शेष, तो वो अस्थायी पद होंगे। मतलब बिहार सरकार की
अस्थायी पद होगी। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में 16 प्रस्तावों को सहमति मिली। 16 प्रस्तावों को सहमति मिली। ध्यान देने की बातें हैं। कितने प्रस्तावों को मिली? 16 प्रस्तावों को कैबिनेट की बैठक में प्रस्तावों को सहमति मिली। संविदा पर विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के विशेष सहायक सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 559 विशेष सर्वेक्षण कानून को, ये सब लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दिया जाएगा। ये सब पद जो है लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में दिया जाएगा। तो 16 प्रस्तावों को सहमति मिली, जिसमें संविदा पर विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के 259, विशेष सर्वेक्षण कानून गो 518, विशेष सर्वेक्षण अमीन के 6300 एवं विशेष सर्वेक्षण लिपिक के 518 पद सृजित हुए। अभी तक सर्वे डिपार्टमेंट से निकल के आया, तो मतलब सृजित हुए हैं। इनके लिए 363.26 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। वहीं मंडल कारा अरवल और उपकारा पालीगंज में क्रमशः 102, 98 और वैशाली में वृद्ध संग्रहालय सह स्मृति स्तूप की स्थापना के लिए 27 और बिहार वक्फ न्यायाधिकरण पटना के लिए चालक के पद 1 पद सृजित की स्वीकृति मिली है। दोस्तों बिवेयर अबाउट इट। जितने भी पद की बहाली हो रही है, चूँकि ऐसे स्टूडेंट जो एक्टिव होंगे उनके लिए ये सूचना है। आगे एक्टिव रहिए, अलर्ट रहिए, आपको जॉब मिलेगी। बिल्कुल अलर्ट रहिए, तैयारी में लगे रहिए। जॉब बिल्कुल मिलेगी, सबों को मिलती है, मिलेगी। तैयारी में लगे रहिए, सबों को मिलेगी। पैरामेडिकल, नर्सिंग व फार्मेसी छात्रों को 1500 रुपये इंटर्नशिप भी मिलेगी। राज्य के सरकारी पारा मेडिकल, पारा डेंटल, नर्सिंग और फार्मेसी शिक्षण संस्थानों के छात्र छात्राओं को भी 1500 रुपये प्रतिमाह इंटर्नशिप मिलेगा। इंटर्नशिप और अनिवार्य प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र छात्राओं को भी इसका लाभ मिलने वाला है। तो आप सतर्क रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ niranjan_das.official पे। आगे क्या कुछ है? आज नोटबंदी की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ नोटबंदी की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई करेंगे। नोटबंदी कब हुआ था? कमेंट करके बताइए। सीजेआई कौन है सुप्रीम कोर्ट के? आप सब पता होगा, यूयू ललित। उनका पूरा नाम क्या है? कमेंट करके बताइए। नोटबंदी कब हुआ था? मोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन पता है? डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था 2014 में, जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, एनडीए नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस 1 आया था, तो नोटबंदी का कार्यक्रम शुरू किया गया था। बताएंगे किस साल में हुआ था? उसी के परिप्रेक्ष्य में आगे यह बुधवार को सुनवाई करेंगे। यह याचिका 2016 में दाखिल हुई थी, 2016 में ही दाखिल हुई थी। उस समय केंद्र नरेंद्र मोदी सरकार ने तब प्रचलित 500, 1000 रुपये के नोटों का प्रचलन बंद कर दिया था। अब देखिए जवाब सामने है। याचिका वकील विवेक नारायण शर्मा ने दाखिल की थी। इस याचिका के बाद 57 और याचिकाएं दाखिल की गई थी और आज इनकी एक साथ सुनवाई होगी। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस यूयू ललित द्वारा गठित की गई संविधान पीठ की अगुवाई जस्टिस एस अब्दुल नजीर करेंगे। पीठ में अन्य जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना, जस्टिस V रामा सुब्रमण्यम और जस्टिस BV नागरत्ना शामिल हैं। नेक्स्ट मित्रों क्या कुछ है दोस्तों, ध्यान दें। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। 2016 से 2019 तक बीएड करने वालों को नियोजन पर कोर्ट की रोक। अब जो बीएड किए हैं, शिक्षक बहाली 7वां चरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 2 लाख से ऊपर की बहाली की जाने की सूचना आपके सामने है। तो उसी के कंटेक्स्ट में क्या कुछ है? शिक्षक भर्ती आज होना था, नियुक्ति पत्र का वितरण होना था नियुक्ति पत्र का, लेकिन पटना हाई कोर्ट का कुछ ऑब्जेक्शन आ गया है। उसी के परिप्रेक्ष्य में ध्यान दीजिए, बी अलर्ट रहिए। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। 2016 से 2019 तक बीएड करने वालों के नियोजन पर कोर्ट की रोक।
राज्य भर की नियोजन इकाइयों में पटना को छोड़कर एक्सेप्ट पटना चल रही छठी चरण के तहत माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति में 2000 कौन किसकी माध्यमिक उच्च माध्यमिक की बहाली की जा रही है। थोड़ी सी मैं एक्सट्रीमली सॉरी दोस्तों, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो थोड़ा सा आप थोड़ी सी असुविधा के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों, एक्सट्रीमली सॉरी। सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस दोस्तों, असुविधा के लिए बहुत बहुत खेद है। लाइट थोड़ी कटी, फिर सपोर्ट मिला लाइट का। तो नेक्स्ट क्या कुछ है मई 2016 से 2018 तथा 2017-19 सत्र में बीएड की डिग्री लेने वालों की नियुक्ति प्रक्रिया पर शिक्षा विभाग ने तत्काल प्रभाव से हाईकोर्ट की अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। यह रोक राकेश कुमार बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मामलों में दायर एलपीए पर पटना हाईकोर्ट के 15 सितंबर के आदेश के अनुपालन में लगाई गई है। इसमें अभी थोड़ी बहुत और कुछ है। छठे चरण के शिक्षक नियोजन को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर विभाग ने 26 सितंबर 2019 को एक निर्देश जारी किया था। चूँकि इस नियोजन में 2011 एसटीटी उत्तीर्ण ट्रेंड व अनट्रेंड अभ्यर्थी सहभागी हैं और इसका रिजल्ट 2012 में आया था। 2019 जुलाई में आए नियोजन विज्ञापन में कहा गया था कि रिजल्ट के अगले 5 साल में बीएड करने वाले एसटीटी उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी भी आवेदक होंगे, कहा गया था ऐसा। बट क्या हुआ, बाद में कोर्ट के आदेश से ही बीएड उत्तीर्ण का वर्ष 2019 तक पहुंच गया। देखिए क्या कुछ सामने है। फिर 2016 से 19 तक बीएड करने वालों का भी आवेदन लिया गया। एलपीए में इन्हीं आवेदकों पर आपत्ति है। इस पर गुरुवार को सुनवाई होनी है। तो आपके सामने क्या कुछ है। नेक्स्ट, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। निरंजन _दास ऑफिशियल पे जुड़े हैं आप, ट्विटर पे जुड़िए, इंस्टा पे जुड़िए। करंट अफेयर्स का क्लास बीच में थोड़ी रुकी हुई थी दोस्तों, कुछ ऐसा कारण आ गया, फिर ये कंटिन्यू होने वाला है दोस्तों। जुड़े रहिए आप। करंट अफेयर्स की क्लासेस चलने वाला है, आपको प्रैक्टिस सेट चलेगा, उसके बाद आपको मंथली वीडियो भी आपको मिलेगा करंट अफेयर्स का। सो जुड़े रहिए हमारे साथ। हिंदुस्तान संपादकीय, कट्टरता की तह तक पहुँचे, जल्दी पहुँचे जांच। आर के राघवन, पूर्व निदेशक सीबीआई। तो बताइए अभी सीबीआई के निदेशक कौन है, ये कमेंट करके बताइए, आपको जवाब मिलेगा। जवाब है लेकिन बिल्कुल आपको जवाब मिलेगा। नेक्स्ट, जांच एजेंसियों ने साफ कहा है कि पर्याप्त सबूतों और राह भटके पीएफआई काडर की पहचान करने के बाद ही छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, ऐसा कहना है। बट क्या कुछ होगा आपके सामने होगा, जो कुछ होगा। एक सशक्त और सफल स्त्री का नाम है आशा पारेख। आशा पारेख के बारे में देखिए, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इन्हें दिया गया है। सुनवाई का प्रसारण, हमारी न्यायपालिका अपनी प्रतिबद्धता के लिए दुनिया भर में सराही जाती रही है। बिल्कुल, अब अदालती कार्यवाही के सीधा प्रसारण से उसकी साख और बढ़ेगी। तो जो सुप्रीम कोर्ट का अब
लाइव स्ट्रीमिंग भी होने वाला है यूट्यूब पे और सभी चैनल पे होने वाला है, तो आप लाइव केस की सुनवाई देख सकते हैं आप। तो ये एक नई फैसिलिटेशन है, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। मैं चाहूँगा दर्शकों को भी और इनके पीछे कार्य करने वाली टीम को भी कि आज आप सुप्रीम कोर्ट का क्या कुछ चल रहा है लाइव प्रसारण, लोकसभा टीवी, राज्यसभा टीवी, जो संसद टीवी आप देख रहे हैं, तो उस तरह से आप देख सकते हैं। तो कंग्रेचुलेशंस। क्या कुछ है आशा पारेख के बारे में दोस्तों, जब पहली बार मैंने उन्हें रूपली पर्दे पर देखा था, फिल्म थी कारवा। छत्तीसगढ़ के छोटे से नगर भिलाई के चित्र मंदिर सिनेमा घर में वह मेरा एक मैटनी शो भर था। 2 अक्टूबर को अपने 80वें जन्मदिन पर आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से बड़ा तोहफा और क्या मिल सकता है, तोहफा दिया गया है। आया कि फिल्म हीरोइन की तरह ज़िंदगी जीना है, बिंदास बोल और घुमक्कड़ी इस तरह की सोच वाली लड़की आशा पारेख थी उस समय के कॉन्टेक्स्ट में कहा जा रहा है। इस फिल्म में हेलेन का गाया पिया तू अब तो आजा लोकप्रिय हुआ। अगर मुझे पसंद आया था नायिका आशा पारेख का उछल कूद से भरपूर गाना। देखिए जयंती रंगनाथन, ये हिंदुस्तान की संपादक, ये कह रही हैं उनकी नज़र से। देखिए क्या कुछ आपके सामने, बोल्ड, बिंदास, आत्मनिर्भर और अपनी शर्तों पर जीने वाली एक सशक्त स्त्री। उनके प्रोडक्शन हाउस के दफ्तर में टीवी धारावाहिक फ्लैश करने के दौरान लंबी बातचीत में आशा ने अपनी ज़िंदगी से जुड़ी कई बातें बताई थी, खासकर अपनी माँ सुधा उर्फ सलमा पारेख के बारे में। उन्होंने कहा था, आज मैं जो कुछ भी हूँ उनका 100% श्रेय अपनी माँ को देना चाहती हूँ। मुझे उन्होंने ही गढ़ा है। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की रैली में वह सबसे आगे खड़ी थी। उनकी माँ के बारे में कहा जा रहा है। तब माँ गर्भवती थी। जैसे ही पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया, उनके परिवार के एक सदस्य की नज़र उन पर पड़ गई और वह बहाने से उन्हें रैली के बाहर निकाल लाए। आशा पारेख हंसते हुए कहती थी, और मैं जेल में पैदा होने से बाल बच गई। मतलब इस तरह से कमेंट किया जाता था। क्या कुछ है आपके सामने, हिंदुस्तानी फिल्म के पितामह कहे जाने वाले दादा साहेब फाल्के की स्मृति में 1969 से दिया जाने वाला यह सर्वोच्च पुरस्कार पाने वाले आशा पारेख 7वीं महिला होंगी। इससे पहले 6 और महिला को दिया जा चुका है। वो कह रही हैं, पहले देविका रानी, सुलोचना, कानन देवी, दुर्गा खोटे, लता मंगेशकर और आशा भोसले यह पुरस्कार पा चुके हैं। बेशक इस सर्वोच्च पुरस्कार के बाद आशा पारेख और अन्य अभिनेत्रियों की भी कला प्रतिभा में पुनः आकलन होगा या होने लगेगा। तो 7वीं महिला अवार्डी हैं आशा पारेख जी। क्या कुछ है आपके पास आपके सामने मित्रों। नेक्स्ट चलिए, अपना बिजनेस, हिंदुस्तान का अपना बिजनेस क्या कुछ कह रहा है आपके सामने है दोस्तों। भारी टैक्स नोटिस से गेमिंग इंडस्ट्री को बड़ा झटका। 18% टैक्स ही ऑनलाइन गेमिंग पर उद्योग पर 18% टैक्स लगती थी, लेकिन अब क्या कुछ कहा जा रहा है। गेमिंग यूनिकॉर्न ग्रेम्सक्राफ्ट को दिए गए एक भारी कर नोटिस ने उद्योग इन गेमिंग उद्योग को परेशान कर दिया। मतलब इस तरह का नोटिस दिया गया, उससे गेमिंग उद्योग में हलचल मच गया। उसी के कंटेक्स्ट में कहा जा रहा है, ऑनलाइन खेल गेम पर मौजूदा समय में 18% टैक्स लगता है, लेकिन गेम्स क्राफ्ट से 28% की दर से टैक्स की मांग की गई है। तो किस कंटेक्स्ट में किया गया है, क्या कुछ है आपके सामने है दोस्तों। कौशल पर खेल और सट्टेबाजों में अंतर। कर को लेकर स्पष्ट नहीं है, गेमिंग की परिभाषा कर को लेकर स्पष्ट नहीं है, इन्हीं का लाभ गवर्नमेंट को मिल रहा है। गेम्स क्राफ्ट के नोटिस में क्या कुछ है खास, कारण बताओ। नोटिस में कहा गया है कि गेम्स क्राफ्ट के कारोबार पर उनके सवाल राजस्व पर 28% की दर से लगाया जाना चाहिए, क्योंकि उसका संचालन हॉस्टेबाजुई के दायरे में आती है।
फर्स्ट सट्टेबाजियों की दरें में, इस तरह सट्टेबाजी की दरें में आती है। कहा जा रहा है ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र पर सकल गेमिंग राजस्व GGR का 18% है। हालांकि एक अंतरिम प्रस्ताव में सकल गेमिंग मूल्य GGV पर 28% GST का सुझाव दिया गया था, जो अभी लागू नहीं हुआ। इस तरह का सुझाव दिया गया था GGV में। GGR का 28% था, लेकिन GGV में सुझाव दिया गया था, तो उस सुझाव के आधार पे ही टैक्स लगाया गया। क्यों, कारण क्या दिया गया? संचालन सट्टेबाजी के दायरे में आता है, सट्टेबाजी के दायरे में आता है, हास सट्टेबाजी के दायरे में आता है। तो इस कारण जो कुछ भी है, ये गवर्नमेंट का ये प्रपोजल है, इस पे हाई तो मचाने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ब्रिजस्टोन कम ईंधन खपत वाला टायर उतारा। ब्रिजस्टोन कम खपत होगा, मतलब घर्षण कम होगी, तेल का बचत होगा। गिरावट, बिकवाली के दायरे से लगातार 5वें दिन टूटा बाजार। सोना 195 रुपये सस्ता, चांदी भी सस्ता हुआ। सेंसेक्स निफ्टी क्या कुछ है आपके सामने। अडानी समूह 100 अरब डॉलर निवेश करेगा। अडानी समूह करेगा अगले दशक में, दशक मतलब 10 साल में 100 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा अगले 10 साल में। यह निवेश मुख्य रूप से नवी ऊर्जा के किस क्षेत्र में, नवी ऊर्जा के क्षेत्र में, डेटा केंद्रित सहित डिजिटल क्षेत्र में। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। कॉमन सर्विस सेंटर पर वाहन ऋण सुविधा मिलेगा। अब CSC पर वाहन ऋण मिल सकेगा। नियम कायदे से आप अपना डॉक्यूमेंट दीजिए, वहाँ आपको वाहन के लिए ऋण उपलब्ध कराई जाएगी। IL&SF बोर्ड का पुनर्गठन। सरकार ने IL&SF लिमिटेड के निदेशक मंडल में फेरबदल करते हुए मौजूदा बोर्ड सदस्य CS राजन को गैर कार्यकारी चेयरमैन के रूप में फिर से नामित किया गया है, जो 2023 मार्च तक प्रभारी होंगे। समीक्षा, मौद्रिक समीक्षा प्रत्येक 3 महीना पर RBI करती। बैठक में आज शुरू। उच्च मुद्रास्फीति पर लगाम लगाने के लिए रेपो दर में 0.50% की एक और वृद्धि की संभावना के बीच रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिन की बैठक बुधवार को शुरू होने वाली है। अमेरिका के केंद्रीय बैंक फेड रिजर्व, क्या नाम है? फेड रिजर्व। और भारत की केंद्रीय बैंक का नाम क्या है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो फेड रिजर्व हो जाती है USA की केंद्रीय बैंक का नाम। इसी तरह से कितने केंद्रीय बैंक है? सारे देश, मतलब बहुत सारे डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब UK, जर्मनी, चाइना, फिर आप सिंगापुर, इस तरह के जो आसपास के कंट्री हैं, तो उनके सेंट्रल बैंक का नाम पता होना चाहिए, क्योंकि मौद्रिक नीति का समीक्षा करते हैं ये लोग। भारत में मौद्रिक नीति की समीक्षा करती है। देखिए RBI। रिलायंस रिटेल ने सेंट्रो स्टोर लॉन्च किया। हिंदुस्तान स्पोर्ट्स अपना बिजनेस से बाहर निकलते हुए दोस्तों, निरंजन_दास स्टार्ट ऑफिशियल अपना खेल। T20 का विश्व कप से पहले आखिरी मौका, भारत में नई गेंद का सामना करना चुनौतीपूर्ण। क्या कुछ है आपके सामने है मित्रों। हरमनप्रीत रैंकिंग में 5वें स्थान पर पहुंची। भारत अपने आगाज मैच में स्पेन से भिड़ेगा। विश्व कप हॉकी होने वाला है दोस्तों, शुरू होने ही वाला है। पूल D में भारत, इंग्लैंड, स्पेन, वेल्स। क्या कुछ आपके सामने है दोस्तों। कमाई में अव्वल विश्व कप के फुटबॉल कोच आपके सामने हैं। ऐसे रिपोर्ट कार्ड्स अभी करंट अफेयर्स के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस कुछ ही बन रहे हैं, तो आपको यहाँ से समराइज करके करंट अफेयर्स के वीडियो जो आपको मिलेगा मंथली, उसमें मिल जाएगा दोस्तों। अभी आगे बढ़ते हैं। भारतीय नर्सों के बलबूते पर बन गई देश की एक राष्ट्रीय टीम। कौन सा देश? कि माल्टा के बारे में कहा जा रहा है। नेक्स्ट दोस्तों, अभिनेत्री आशा पारेख को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, चर्चा हो चुकी है। पूर्व PM शिंजो आबे को मेरा नमन है।
उनका अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। सभी लोग जिम्बाब्वे के राज के अंतिम संस्कार में पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के अपने समकक्ष किशिदा से मुलाकात करते हुए मई में जापान के दौरे पर गए थे। प्रधानमंत्री किशिदा ने कहा कि इस साल जब जापान भारत अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और अगले साल जब जापान तथा क्रमशः भारत G7 मतलब जापान होस्ट करने वाला, G20 भारत करेगा, जम्मू कश्मीर होस्ट करेगा, होने वाला है। वहाँ जापान की विशेष राजनयिक वैश्विक साझेदारी मदद करने के लिए बेहतरीन अवसर प्रदान करेगा। अशोक गहलोत को लेकर वही सचिन पायलट जी कह रहे EWS मामले में फैसला सुरक्षित है। भारत में हथियार का निर्माण करेगा स्वीडन भारत में मेक इन इंडिया का एक और पहल कार्ल गुस्ताफ M4 हथियार प्रणाली का निर्माण होगा। कार्ल गुस्ताफ M4 का प्रणाली का स्वीडन करेगा। देखिए क्वेश्चन बन रहा है, कुछ बनेगा। बाल विवाह निषेध कानून को मिली राष्ट्रपति की मंजूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बाल विवाह को पूरी तरह निषेध करने वाले हरियाणा के कानून को मंजूरी दे दी है। इसके बाद 15 से 18 वर्ष की आयु के हरियाणा में इस तरह से हुआ, 15 से 18 वर्ष की आयु के पुरुष और युवकों के बीच वैवाहिक संबंध अवैध माना जाएगा। हरियाणा के कंटेक्स्ट में है। चुनाव आयोग तय करेगा असली शिवसेना कौन है। बिल्कुल आने वाला है रिपोर्ट, थोड़ा धैर्य रखें। स्मार्ट बोर्ड पे ये क्लास आपको बहुत जल्द मिलेगा दोस्तों। हमारी टीम अरेंज कर रही है। पाकिस्तान में बाढ़ से 20 लाख लोग हुए बेरोजगार। देश दुनिया M4 हथियार से छोटी मिसाइल भी दाग सकेंगे। M4 नासा की रिपोर्ट, अंतरिक्ष कबाड़ फैलाने के मामले में भारत दुनिया में छठा देश। रूस और अमेरिका अंतरिक्ष में फैला सबसे अधिक कचरा। किन देशों में कितना कचरा है? रूस नंबर 1, दूसरा अमेरिका, तीसरा चीन, चौथा फ्रांस, पांचवा जापान, छठा भारत, सातवां ESA UK, ESA 7.2 टन कचरा वर्तमान में मंगल ग्रह की स्तर पर मौजूद है। मंगल ग्रह के स्तर पर 7.2 टन कचरा वर्तमान में है। ये कचरा टन में है। ये कचरा का रिकॉर्ड है आपके सामने। रिपोर्ट कार्ड देख ले। कचरा का रिकॉर्ड आपके सामने। रूस का देखिए 7032 टन कचरा, टन में कहा जा रहा है, यूनिट टन में है। 7000 रूस, 7032 टन कचरा। अमेरिका 5216 टन कचरा। चीन 3854 टन कचरा। फ्रांस 520 टन कचरा। जापान 117 टन कचरा। भारत 114 टन कचरा। ESA 60 टन कचरा। UK 1 टन कचरा। यूरोपीय एजेंसी के बारे में कहा जा रहा है। तो 6 टन कचरा अंतरिक्ष में मौजूद है वर्तमान समय में। 18,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से कचरा अंतरिक्ष में घूम रहे हैं। अंतरिक्ष में घूमने की रफ्तार कचरा का क्या? 18,000 मील प्रति घंटा। कितने सैटेलाइट को क्या कुछ करेगा आपके सामने अंदाजा लगा सकते हैं दोस्तों। अच्छी खबर नहीं है। क्यूबा वियतनाम में तूफान का कहर। कनाडा फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद, कनाडा फिलीपींस हो चुका है, तबाही मचा चुके हैं तूफान, क्यूबा और वियतनाम में कहर बरपा रहा है। इनके चलते दोनों देशों में लाखों लोगों को सुरक्षित स्थान में भेजा गया। तूफान इयान ने क्यूबा में दी दस्तक। समुद्री चक्रवात हरिकेन इयानेन मंगलवार को मूसलाधार बारिश और तेज रफ्तार से चलती हुई हवाओं के साथ क्यूबा के पश्चिमी तट पर दस्तक दी। तूफान इयान ने क्यूबा में दी दस्तक। आप तूफान का नाम याद रखिए, ये रखने की ज़रूरत है, दिमाग में रखने की ज़रूरत है। बार बार चर्चा होंगी, अभी चलेगा ये सब। 50,000 लोगों को निकाला गया। यूएस नेशनल हेरिकेन सेंटर ने कहा कि इयान वर्ग 3 की समुद्री चक्रवात इयान वर्ग 3 की समुद्री चक्रवात है, जिसमें हवाओं की गति कम से कम 205 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। अनुमान है कि जब यह चक्रवात बुधवार को फ्लोरिडा के तट पर पहुंचेगा, तब तक यह वर्ग 4 के चक्रवात में तब्दील हो जाएगा। मतलब वर्ग क्लास जो होता है उसके
गति से निर्धारित होता है दोस्तों। सरकार ने पिनार डेल रियो प्रति से 50,000 से ज़्यादा लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तो क्या कुछ है दोस्तों, लाइट की परेशानी बनी हुई है दोस्तों। सो एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस। काफ़ी सेशन काफ़ी लंबा हो रहा है मित्रों। तो नेक्स्ट क्या कुछ है दोस्तों, दैनिक भास्कर 78-27 नई नौकरी पैरामेडिकल में। दैनिक भास्कर, वेरी गुड मॉर्निंग दैनिक भास्कर। आज का अंक है दोस्तों, भगत सिंह को बहुत बहुत नमन। आज उनका शहीदी दिवस मनाया जा रहा है दोस्तों। नमन करनी ही चाहिए, इनकी कुर्बानी बिल्कुल व्यर्थ नहीं जाएगी और बिल्कुल नहीं जाएगी। गया के 2 प्रखंड में फर्जी सर्टिफिकेट पर बहाल हुए 21 शिक्षक होंगे बर्खास्त। रिलायंस जियो 5G फ़ोन लाने की तैयारी में 8 से 12 हज़ार हो सकते हैं दाम। भक्त राहुसू के दर्शन बिना थावे भिवानी की पूजा अधूरी। नवरात्रि में बंद होता है कपाट। भक्त रहसु के बारे में कहा जा रहा है। सुरेश पांडे माँ थावे भवानी मंदिर के मुख्य पुजारी से उनके द्वारा यहाँ बताया गया है उनके बारे में। लल्लू प्रसाद नामांकन 12वीं बार बनेंगे राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए 28 सितंबर को दिल्ली में वल्लभ भाई पटेल भवन स्थित राजद कार्यालय में नामांकन होगा। लालू प्रसाद यादव 12वीं बार फिर से राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। सुबह बुधवार को 11 बजे से 1 बजे तक नामांकन होना है। इसके जरिए लालू प्रसाद पहले ही दिल्ली पहुंच चुके। 5 जुलाई 1997 से लगातार लालू यादव राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। फॉर्डर स्कैम इसी के आसपास हुआ था, उस समय पार्टी अलग हुई थी, राष्ट्रीय जनता दल का निर्माण हुआ था। उस समय से आज तक अध्यक्ष हैं। 10 अक्टूबर को लालू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की विधिवत घोषणा की गई। 6 IPS को नई जिम्मेदारी दी गई है दोस्तों। क्या कुछ है नेक्स्ट आपके सामने है दोस्तों मित्रों। ये मैं आप लोगों को इनके ध्यान आकृष्ट कराना चाहूँगा। एक इस तरह की खबर अच्छी नहीं होती है दोस्तों। सॉरी टू से दिस बट इट हैपेंस इन आवर एनवायरनमेंट। क्या कुछ है देखिए। सशक्त बेटियां समृद्ध बिहार कैंपेन मोस्ट VVI है। ये आप जरूर इनका जो है, इनका जो विकास आयुक्त और प्लस MD जो हैं इनके महिला एवं बाल विकास निगम की अध्यक्ष प्रबंध निदेशक हरजोत कौर बम्हरा ने कहा कि राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं को उद्देश्य मौलिक समता। ये जो इनका स्टेटमेंट है, अध्यक्ष जो CMD हैं बम्हरा, हरजोत कौर बम्हरा, इनका उटपटांग इस तरह से जवाब देना, ट्रोल तो किया जाना ही चाहिए इनको। क्या कुछ आपके सामने है। जब बच्चियां इस तरह से सवाल पूछ रही हैं तो उनका जो प्रत्युत्तर दिया जा रहा है इनके थ्रू, मैं तो कहूँगा इनको अभी पद से हटा के कोई दूसरा डिपार्टमेंट आप दीजिए, इन्हें देखिए, इनके लायक नहीं है। तो इनके कंटेक्स्ट में देखिए कुछ सवाल है। लाइव यस छात्रा, एक शौचालय टूटा है, लड़के घुस जाते हैं। कार्यक्रम में पहुंची छात्राओं से पूछा सवाल, महिला विकास निगम की MD ने दिए इनके जवाब। शौचालय, छात्रा 1 कहती है शौचालय टूटा, लड़के घुस जाते हैं। छात्रा 2, सैनिटरी पैड स्कूल में भी उपलब्ध रहे, ये छात्रा कहती है। MD बोली, तुम्हारे घर में अलग से शौचालय है क्या? जीन्स जूते फिर परिवार नियोजन के साधन भी फ्री में दे क्या? ये सरकार योजना चलाए क्या इन्हें पता नहीं है? उड़ान योजना चल रही है, राजस्थान सरकार चला रही है, सैनिटरी पैड दिया जा रहा है बच्चों को, क्या इन्हें अवेयर नहीं है? इस तरह के इतने ऊंचे पद पे इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बिल्कुल गलत है, बहुत गलत है। इन्हें ट्रोल किया ही जाना चाहिए। एस्पायरेंट्स इन पे ध्यान दीजिए, इन्हें ट्रोल करना चाहिए। सवाल एक है, मैं कुछ सवाल है मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर चुका हूँ। 1 2 3 4 5th
इस तरह से सवाल है। इनका उत्तर किस तरह से दिया गया है, बिल्कुल बेतुका जवाब है, बिल्कुल बेतुका। मुझे लगता है कि फ्रस्ट्रेशन में घर से चली थी, ऑफिस पहुंचते पहुंचते पूरा फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे उतार दिए। तो इस तरह से जवाब देना अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे जिम्मेदार पद के लिए उचित नहीं है। लोग बेरोजगारी तो ऐसे भी है, बिल्कुल काबिल लोग बैठे हुए हैं, काबिल लोगों को काम नहीं मिल रहा है, हालात इसलिए अनकंट्रोल हो रहा है, कंट्रोल से बाहर हो रहा है। दोस्तों मित्रों, इस तरह के काबिल लोग जब बाहर बैठे हैं तो इस तरह की योग्यता रखने वाले लोगों को देखिए किस योग्यता पे बैठाया जा रहा है, तो ये तो होना ही है। बिल्कुल क्या करें दोस्तों, सॉरी टू से दिस, बट ये हो रहा है हमारे आपके बीच में। इस तरह से जवाब नहीं देने चाहिए थे। ये योजनाएं चल रही हैं, योजनाएं जो चलाई जाती हैं, ये गवर्नमेंट एक सिस्टम, एक संवैधानिक निर्णय होता है, कैबिनेट का एक फैसला होता है। तो आपको इस तरह से जवाब देना शोभा नहीं देता है, हरजोत कौर जी आपको शोभा नहीं देता है। सो आप आगे इस तरह की गैर जिम्मेदाराना हरकत ना करें। दोस्तों क्या कुछ है, स्पोर्ट्स आपके सामने है। नेक्स्ट दोस्तों, लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों, सॉरी टू से दिस फॉर दिस इनकन्वीनियंस। अंकिता हत्याकांड, कागजात के आधार पर बदले जा सकते हैं मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं। ये सेंट्रल मिनिस्ट्री के बारे में क्या कुछ रिपोर्ट्स है आपके सामने है दोस्तों। गैस के दाम कम होने की कुछ आसार नज़र आ रहा है। उड़ीसा में जनजाति 38 पन्नों का किया जाएगा, 38 पन्नों के 5 खंड पेश किया जाए। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ ट्राइब्स इन ओडिशा के नाम से 38 पन्नों के 5 खंडकोश है यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्या कुछ है दोस्तों, जागरण की रिपोर्ट है मित्रों। तो आपकी असुविधा के लिए मुझे बहुत खेद है दोस्तों, परेशानी तो उठानी पड़ ही रही है। लाइट की थोड़ी, बहुत जल्द ये सब सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा दोस्तों, बहुत जल्द सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। लाइट की आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी, स्मार्ट बोर्ड आएगा, उस पर हम लोगों का वर्क होगा। दैनिक जागरण में आपका स्वागत है, वेरी गुड मॉर्निंग। अमीन के 6300 सहित कुल 7827 पद एज यूजल वही है। तो लाइट आ चुकी है दोस्तों, तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं। सेशन थोड़ा सा लंबा होने की वजह से एक्सट्रीमली सॉरी, क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों, बट सेशन को शॉर्ट किया जाएगा, बिल्कुल शॉर्ट किया जाएगा। चिंतित करती है महंगाई की मार, बिल्कुल महंगाई की मार चिंतित करती है। PFI का मकड़जाल 1-2 विधान का सिलसिला। देन दोस्तों स्पोर्ट्स में क्या है, स्पोर्ट्स में एज यूजुअल नथिंग एक्सक्लूसिव, नथिंग डिस्टिंक्टिव, सो डोंट वरी, आपको रिक्वायर्ड कंटेंट बिल्कुल मिलेगा। करंट अफेयर्स का जो क्लास आएगा उसमें बिल्कुल एक्सप्लेन रहेगा सारे क्वेश्चंस। देश विदेश में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा। भारत में पहली अंतरिक्ष वेधशाला एम्स्ट्रोसेट का प्रक्षेपण किया गया था। ओलंपिक में व्यक्तिगत सोना जीतने वाला भारत के पहले एथलीट है बिंद्रा। मोस्ट PVI पॉइंट क्या कुछ है दोस्तों, सेशन थोड़ा लंबा हो गया, सॉरी मैं क्षमा प्रार्थी हूँ दोस्तों। प्रभात खबर में आपका स्वागत है, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। जो डिस्टिंक्टिव कंटेंट होगा मैं आप तक पहुंचाने के लिए हूँ, हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल पे जुड़े रहिए। नथिंग एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव जो कुछ होगा मैं आपके लिए ला रहा हूँ दोस्तों। सो
जुड़े रहिए हमारे साथ दोस्तों। निरंजन _10.official का यूट्यूब पे देख रहे हो। उद्धव को झटका आयोग, देश विदेश नमन है मेरा। प्रधानमंत्री आबे जी को श्रद्धांजलि दी गई। आशा पारेख के बारे में। सेशन को अंत करते हुए मित्रों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं, खड़े हो जाओ, हिम्मतवान बनो, ताकतवर बन जाओ, सब जवाबदारियां अपने सिर पे ओढ़ लो और समझो कि अपने नसीब की रचयिता आप खुद हो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, सदा खुश रहिए।